हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा चक्षु चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी वर्णमाला और देवनागरी लिपि यानी मानक वर्ण में अंतर। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने व्यंजन का वर्गीकरण अलग अलग तरह से जो अंतर है वो आपके सामने रखा है। इससे पहले हमने स्वर वाला देखा था। आज हम देखेंगे कि कहीं कहीं पर 44 वर्ण बताए जाते हैं, कहीं पर 52 वर्ण बताए जाते हैं। तो वर्णमाला में कुल कितने हैं वर्ण और ये डिफरेंस किस वजह से आता है। तो ये डिफरेंस जो आता है वो हिंदी वर्णमाला और देवनागरी लिपि मानक वर्ण जो है इनकी वजह से आता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। कितने हैं? कुल 44 वर्ण। और जबकि देवनागरी लिपि या मानक वर्ण में 52 वर्ण माने जाते हैं। तो हम ये जो अंतर है वो हम इस तरह से वर्गीकृत करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जबकि यही देवनागरी लिपि में 11 स्वर तो वो के वही प्लस 2 कौन से हैं और अम और अह, तो टोटल हो गए 13। कितने हो गए? 13। इसी तरह स्पर्श व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में 25 माने गए हैं, जबकि देवनागरी लिपि या मानक वर्ण में 25 तो वो स्पर्श व्यंजन है ही, उसके साथ में ड और ढ जो अरबी फारसी से लिए गए हैं। हमने पिछला वर्गीकरण जहाँ पर पढ़ा था मैंने आपको बताया था। तो ये ड और ढ इस मानक वर्ण में इनको स्थान दिया गया है। तो ये हो जाते हैं यहाँ पर 27। फिर है अंतस्थ। अंतस्थ 4 ही हैं, देवनागरी लिपि में भी 4 ही हैं। ऊष्म हिंदी वर्णमाला में भी 4 हैं और देवनागरी में भी 4 हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों को स्थान नहीं दिया गया है, जबकि देवनागरी लिपि या मानक वर्ण में संयुक्त जो वर्ण है उनको स्थान दिया गया है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और एक श्र। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में 11, 25, 4 और इस 4 को जोड़कर 44 वर्ण माने गए हैं, जबकि देवनागरी लिपि में क्योंकि ये 2 यहाँ बढ़ गए और ये 4 और जुड़ गए तो इस वजह से ये 52 हो गए हैं यहाँ पर। तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि 44 और 52 का ये क्या चक्कर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार जो स्वरों का वर्गीकरण किया था उसमें स्वरों की और मैंने परिभाषाएं आपको नहीं दी थी। तो वैसे तो सब जगह आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी, पर फिर भी आपकी सहायता के लिए आपको शॉर्ट में याद कराने के लिए मैं आपके लिए छोटी छोटी परिभाषाएं लेके आई हूँ। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर श्वास स्वतंत्र रूप से बाहर आती है। स्वर जो वो हैं जिनमें श्वास जो है स्वतंत्र रूप से बाहर आती है, यानी वह ध्वनि जिसके उच्चारण के समय श्वास मुख विवर से निर्बाध रूप से विसरित हो। तो निर्बाध रूप से यानी कोई भी जो मुख में है स्थान है उनको स्पर्श ना करें, जैसे अ, आ, ई, आ बोल के देखें और समझें। उच्चारण, अब स्वरों का जो है उच्चारण और समय के आधार पर 2 तरह से विभेद किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर कौन से हैं और समय के आधार पर कौन से भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण के आधार पर भी 2 भेद हैं। तो उच्चारण के हिसाब से ह्रस्व और दीर्घ में इनको विभाजित किया गया है। ह्रस्व को लघु या मूल स्वर भी कहते हैं, तो और दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर ही रखेंगे। तो ह्रस्व स्वर में वह ध्वनि जिसके उच्चारण में कम श्वास या समय लगे वो ह्रस्व या लघु स्वर हो जाएंगे, जैसे अ, ई, उ और री। ये कुल 4 हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं? अपेक्षाकृत ह्रस्व के बदले में अधिक श्वास या समय लगे उनको हम दीर्घ स्वर कहेंगे, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ। ये कुल 3 हैं। तो अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उनको हम स्वर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर करेंगे, जैसे ए, ऐ, ओ और औ। ये ए, औ और औ किससे मिलकर बने हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये संख्या में 4 हैं। अयोगवा मैंने आपको बताया था, अम और अह
जिनका वह ध्वनि जिनका योग न स्वर से हो न ही व्यंजन से, वो अयोगवा, मतलब किसी से योग नहीं वहन करे, वो वर्ण अयोगवा। अम और अह ये कुल 2 हैं। अब हम दूसरा भाग जो है मात्रा या समय के आधार पर है, उसका अध्ययन करेंगे। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाला जितना भी समय होता है वो उसका मात्रा या समय कहलाता है। तो मात्रा या समय को 2 भागों में बांटा गया है, लघु और गुरु। लघु में इस तरह की एक मात्रा आती है और गुरु में इस तरह से ऐसे मात्रा आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आगे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।